नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आपका यूट्यूब चैनल मैथ्स विद प्रशांत सर में स्वागत करता हूं। जैसा कि पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में हमने परसेंटेज के बेसिक कंसेप्ट और बेसिक क्वेश्चन किए और पार्ट 4 से हमने परसेंटेज के टाइप वाइज क्वेश्चन की शुरुआत की और उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए आज पार्ट 8 में भी हम परसेंटेज का एक नया टाइप, जिसमें परीक्षा में आने वाले आय से संबंधित हम सभी प्रकार के प्रश्न करेंगे। इसका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। एक आदमी अपनी आय का 75% हिस्सा खर्च कर देता है। यदि उसकी आय व खर्च क्रमशः 20% व 10% बढ़ा दें तो बचत पर क्या असर होगा। कोई व्यक्ति है, वह अपनी आय का 75% हिस्सा खर्च कर देता है, लेकिन अब उसकी आय में 20% व बचत में 10% वृद्धि कर दी जाती है, तो उसके बचत में भी हमें प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी ज्ञात करनी है। देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें एक टर्म ध्यान होनी चाहिए कि किसी भी व्यक्ति की बचत व व्यय का योग उसकी आय के बराबर होता है। किसी भी व्यक्ति की बचत यानी उसकी सेविंग, व्यय यानी एक्सपेंसेस या खर्चे, इन दोनों का जो योग होता है वह उस व्यक्ति की इनकम के बराबर होता है। अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। हमें दिया हुआ है कि एक व्यक्ति है, अपनी आय का 75% हिस्सा खर्च कर लेता है। तो हम मान लेते हैं कि उस व्यक्ति की आय 100 थी, तो वह व्यक्ति 100 का 75% अर्थात 75 रुपये खर्च कर देता है। उस व्यक्ति ने 100 में से 75 रुपये खर्च कर दिए। यदि कोई व्यक्ति 100 में से 75 रुपये खर्च कर देगा तो उसके पास जो उसकी बचत रहेगी वह रहेगी 25 रुपये। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि उसकी आय को 20% व व्यय में 10% वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत पर क्या असर होगा। जब आय में 20% वृद्धि होगी, यानी 100 का 20% वृद्धि होने पर उसकी आय 100 से 120 हो जाएगी। वह जब व्यय में 10% वृद्धि होगी, यानी जो व्यय उसका पहले 75 था, अब उसमें 10% वृद्धि हो जाती है। हम ज्ञात कर लेते हैं कि 75 का 10% का मान, हमें मालूम है कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू का मान 1/10 होता है, तो 75 में इसका मान होगा 7 रुपये 50 पैसे। तो उसके व्यय में 10% अर्थात 7 रुपये 50 पैसे की वृद्धि हो जाती है। जब 75 में 7 रुपये 50 पैसे की वृद्धि होगी तो उसका व्यय 75 से 82 रुपये 50 पैसे हो जाएगा। अब हमें मालूम है कि उस व्यक्ति की जो नई आय है वह 120 है, जो नई उसका खर्च है, जो व्यय है वह 82 रुपये 50 पैसे है, तो उसकी हमें बचत ज्ञात करनी है। यदि हम आय में से उसके व्यय को माइनस कर देंगे तो हमारी बचत, हम उस व्यक्ति की बचत को ज्ञात कर लेंगे। हमें पता है उस व्यक्ति की जो आय है वह 120 है, वह उस व्यक्ति की जो बचत है वह 82 रुपये 50 पैसे है। यदि हम एक जीरो में से एक जीरो में से जीरो हो गया तो जीरो बचा, 10 में से 5 गए 5 बचा। जब हम 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 बचेगा। वह जब हम 11 में से 8 घटाएंगे तो 37 रुपये 50 पैसे बचेगा। यानी जो उस व्यक्ति की नई बचत है वह 37 रुपये 50 पैसे हो जाती है। पहले उस व्यक्ति की बचत 25 रुपये थी, अब उस व्यक्ति की बचत 37 रुपये 50 पैसे हो जाती है। यानी उस व्यक्ति की बचत में अब 12 रुपये 50 पैसे की वृद्धि हो जाती है। वह हमसे अब पूछा है कि उसकी बचत पर क्या असर होगा, तो हम ज्ञात कर लेते हैं कि उसकी बचत में 12 रुपये 50 पैसे की वृद्धि हो जाती है। वह जो यह वृद्धि होती है वह 25 की तुलना में होती है। अब हमारे पास इस फ्रैक्शन वैल्यू का मान आ गया हमारे पास। अब इस फ्रैक्शन को हमें परसेंटेज में बदलने के लिए इसे 100 से गुना करना पड़ेगा। जब हम इसे 100 से गुना करेंगे तो हमारे पास, जब हम इसे काटेंगे इसे, तो ये बचेगा 0.5, हमारे पास आया 0.5। और जब हम 0.5 को 100 से गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 50%। यानी जो व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च कर देता है, तो यदि उस व्यक्ति की आय हम 20% है, उस व्यक्ति का खर्च 10% बढ़ा दें तो उसकी बचत में 50% की वृद्धि होगी। आइए इसी कंसेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर है। एक आदमी अपनी आय का 60% हिस्सा खर्च कर देता है। यदि उसकी आय व खर्च दोनों को 15% बढ़ा दिया जाए तो बचत पर क्या असर होगा। इस बार उस व्यक्ति की आय को भी 15% बढ़ाया गया, उस व्यक्ति के व्यय को भी 15% बढ़ाया। अब हमें पूछा है कि उसके जो बचत है उस पर क्या असर होगा, उसके बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी या कमी होगी। आइए प्रश्न को हल कर लेते हैं। हमें मालूम है कि किसी व्यक्ति के
किसी व्यक्ति की बचत और उसके व्यय का योग ही आय होता है। तो हम मान लेते हैं उस व्यक्ति की आय 100 रुपये रही होगी और हमें प्रश्न में दिया है वह व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर देता है। यानी यदि उस व्यक्ति की आय 100 है तो वह 100 का 60% अर्थात 60 रुपये खर्च कर देता है। अब हमें मालूम है यदि किसी व्यक्ति की आय 100 है, वह उसमें से 60 रुपये खर्च कर देता है, तो जो उसकी बचत रहेगी वह रहेगी 40। अब हमें प्रश्न में दिया हुआ है यदि वह उसकी आय वह दोनों को 15% बढ़ा दिया जाए। जब हम आय यानी 100 का जब हम 15% बढ़ाएंगे तो उस व्यक्ति की आय 100 से 115 हो जाएगी। वह जब हम व्यय को 15% बढ़ाएंगे, व्यय यानी जब हम 60 का 15% बढ़ाएंगे और 60 का 15% निकालने के लिए हम प्रतिशत को हटाएंगे और उसे 100 से भाग दे देंगे। जब हम इसे 20 से काटेंगे तो यह 3 बार जाएगा और यह 5 बार जाएगा। जब हम 5 को 15 से काटेंगे तो यह 3 बार जाएगा। यानी जो उस व्यक्ति का व्यय है उसमें 15% अर्थात 9 की वृद्धि होगी, जिससे उसका व्यय 60 से 69 हो जाएगा। अब हमें मालूम चल गया कि उस व्यक्ति की जो नई आय है वह 115 रुपये है, वह जो उस व्यक्ति का व्यय है वह 69 है। तो हम यदि उसकी आय में से यदि उसके व्यय को हम यदि घटा दें, हम माइनस कर दें, तो हमारे पास उसकी बचत आ जाएगी। जब हम 115 में से 69 को घटाएंगे, 15 में से 9 गया 6 आया, 10 में से 6 गया तो आया 4। यानी उस व्यक्ति की जो अब बचत है वह 46 हो गई है। उस व्यक्ति की बचत 40 से 46 हो जाती है। जब उस व्यक्ति की बचत 40 से 46 होगी तो उस व्यक्ति की बचत में 6 रुपये की वृद्धि हो जाएगी। उस व्यक्ति की बचत में 6 रुपये की वृद्धि होगी। अब हमें वृद्धि प्रतिशत या कमी ज्ञात करना है। हमें मालूम है कि उस व्यक्ति की आय में 6 रुपये की वृद्धि हुई है। 6 रुपये की वृद्धि हुई है और वह यह वृद्धि हुई है वह 40 की तुलना में हुई है। अब हमारे पास यहाँ पर फ्रैक्शन का मान आ गया और फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने के लिए हमें उसे 100 से गुना करना पड़ता है। हम इसे 100 से गुना करेंगे। जब हमने इसे 100 से गुना किया तो यह 20 से 2 बार कटा और यह 20 से 5 बार कटा, वह यह 2 से 3 बार कटा और हमारे पास मान आ गया 15%। यानी यदि उस व्यक्ति ने अपनी आय का 60% खर्च कर दिया और यदि उसकी आय में उसके पश्चात 15% व उसके व्यय में भी 15% वृद्धि हो गई, तो जो उसकी बचत आएगी उसमें भी 15% की वृद्धि हो जाएगी। आइए इसी कंसेप्ट को और अच्छे समझते हैं और इसका जो एक स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है हम वो करते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। राम के व्यय व बचत का अनुपात 5:3 है। यदि उसकी आय 12% व खर्च में 15% की वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक टर्म समझाऊंगा, जो कि हमारे को यहाँ पर एक अनुपात दे रखा है, व्यय व बचत का अनुपात। तो देखिए, सबसे पहले एक टर्म को समझिए जो कि एक अच्छी इम्पोर्टेंट एक आपका पॉइंट है। देखिए, हमें दिया हुआ है कि व्यय और बचत का अनुपात हमें दिया हुआ है 5:3। देखिए, यदि हमें दिया हुआ व्यय, यदि हमें दिया हुआ व्यय को 15% बढ़ाएं, यदि हम 5 का 15% बढ़ाएंगे तो वह हमारे पॉइंट में आएगा, जिससे कि हमारा जो प्रश्न है थोड़ा कठिन हो जाएगा। सोल्व हो जाएगा लेकिन प्रश्न थोड़ा सा कठिन हो जाएगा और थोड़ा सा हमें इसे सोल्व करने में टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा लगेगा। लेकिन हमारे पास अनुपात के अंदर हमारे पास एक महत्वपूर्ण बिंदु यह होता है कि अनुपात को सहूलियत से बिल्कुल सरल बनाने के लिए हम अनुपात को 5:3 को हम किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं, ऐसी संख्या से गुना कर सकते हैं जिससे हमें यह सहूलियत बन जाए। यदि मैं इन्हें दोनों तरफ 100 से गुना कर दूं तो यह अनुपात बन जाएगा 500:300। यदि मैं इन्हें दोनों तरफ 100 से गुना कर दूं तो हमारे पास अनुपात बन गया 500:300। 5:3 और 500:300 में कोई भी फर्क नहीं है। फर्क क्यों नहीं है? क्योंकि हम 5:3 को 500:300 भी लिख सकते हैं। यदि हम इसे 500:300 लिख लेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और उसके बाद में भी अनुपात हमारे पास 5:3 ही रहेगा। इसलिए यदि हमें कोई संख्या अनुपात में दे रखी हो, वह उन संख्याओं को हम यदि दोनों तरफ किसी भी संख्या से गुना करते उसे सरल बनाने के लिए, तो वह बिल्कुल ही सही है, उसके अंदर कोई भी त्रुटि नहीं है। जैसे कि हमारे यहाँ पर 5:3 दिया हुआ था और हमने इसको 100 से गुना करके दोनों तरफ हमने इसे 500:300 बना दिया। अब हम क्वेश्चन करते हैं। हमें मालूम है कि हमने यहाँ पर इसका व्यय और बचत का अनुपात 5:3 दिया हुआ था, जिसे हमने 500:300 बना लिया। हमें दी है उस व्यक्ति का व्यय 500 है, वह जो उस व्यक्ति की जो बचत है वह 300 है। जब हम बचत और व्यय को आपस में जोड़ देंगे तो हमारे पास आय आ जाएगी 300 + 500 यानी 800।
यदि उस व्यक्ति की आय 300 रही होगी, वह उस व्यक्ति की, माफ़ कीजिएगा, यदि उस व्यक्ति की जो बचत है वह 300 रही होगी, उस व्यक्ति की जो व्यय है वह 500 रहा होगा, तो उस व्यक्ति की जो आय है वह 800 रही होगी। अब हमें क्वेश्चन में दिया है उसकी आय में 12% वृद्धि होगी, यानी 800 में 12% वृद्धि होगी। और जो अब ये आप अपने आप ज्ञात करना, जो 800 का 12% होता है वो होता है 96 के बराबर, 96 के बराबर। यदि 800 में 12% यानी 96 की वृद्धि होगी, तो 800 से जो उस व्यक्ति की आय हो जाएगी 896, वह उस व्यक्ति के व्यय में 15% की वृद्धि हो रही है, यानी वह व्यक्ति के खर्च में जब उसके आय में 12% वृद्धि होती है तो वह अपने व्यय में 15% की वृद्धि कर लेता है, यानी जो उसका व्यय है वह 500 का जो 15% होता है वह होगा 75 के बराबर, यानी जो उसका व्यय है 500 से 575 हो जाता है। अब हमें मालूम है कि हमारे पास जो उस व्यक्ति की आय, नई आय 896 है, जो नया व्यय है उसका है 575 है। तो हम यदि 896 में से 575 को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास उसकी बचत आ जाएगी। जब हम 896 में से 576 को माइनस करेंगे, 6 में से 5 गया 1 बचा, 9 में से 7 गई 2 बचा, और 8 में से 5 गए 3 बचा, यानी उस व्यक्ति की बचत अब 300 से बढ़कर 321 हो गई है। अर्थात उसकी बचत में, उस व्यक्ति की बचत में 21 रुपये की वृद्धि हो गई है। अब हमें ज्ञात करना है उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई है। हमें मालूम है उस व्यक्ति की जो बचत में 21 रुपये की वृद्धि हो गई है, और जो यह वृद्धि हुई है वह 300 की तुलना में हुई है, 21/300। अब हमारे पास फ्रैक्शन का मान आ गया, और फ्रैक्शन को हमें प्रतिशत में बदलने के लिए उसे 100 से गुना करना पड़ता है। जब हम इस फ्रैक्शन को 100 से गुना करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, और जब हम 3 का भाग 21 में देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7%। यानी जब राम के व्यय व बचत में 5 अनुपात जब उनका अनुपात था, राम के व्यय व बचत का अनुपात 5:3 था, और उनकी आय में 12% व खर्च में 15% की वृद्धि हो जाएगी, तो उसकी बचत में भी, यानी राम की बचत में भी 7% की वृद्धि हो जाएगी। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही एक स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है। यदि एग्जामिनर को थोड़ा सा भी आपको कठिन प्रश्न बनाना होगा तो वह क्वेश्चन जरूर देगा, जिसमें कि आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे कि उसमें लगने वाला टाइम बहुत ही कम हो जाएगा। आपकी स्क्रीन पर है जैसे ये क्वेश्चन, यदि एक आदमी अपनी आय 13,500 में से 9,000 रुपये खर्च कर देता है, यदि उसकी आय 14% व खर्च को 7% बढ़ा दें, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। देखिए कोई व्यक्ति है, वह अपनी आय 13,500 में से 9,000 रुपये खर्च कर देता है, यदि उसकी आय में 14% व 7% उसके खर्च में वृद्धि की, तो अब हमें पूछा उसकी बचत में वृद्धि प्रतिशत या कमी प्रतिशत है। आप एक बात ध्यान रखना, जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाए और उसमें आपसे बचत में प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी पूछी जाए, तो आपको जो वहाँ पर दिए गए जो हमारी संख्या है, जैसे हमारे यहाँ पर 13,500 रुपये, 9,000 रुपये वह दिए हुए हैं, हमारे उनका कोई भी महत्व नहीं रहता है। यदि हमें जब भी प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी पूछी हो क्वेश्चन में, तो हम जो हमारा जो दिया गया है वह और जो हमारी आय है, हम उनको एक अनुपात में बना लेंगे। यदि हम उनको एक अनुपात बना लेंगे तो उसमें हमारे पास जो बचत में होने वाली प्रतिशत वृद्धि है, प्रतिशत कमी है, वो हमारे पास ज्ञात हो जाएगी। लेकिन हमें यदि यहाँ पर उसकी बचत में यह पूछा होता कि बताइए उसकी बचत कितनी बड़ी है, यानी यदि उसकी बचत, जैसे कि यदि हमें दिया हुआ है, यदि उसकी बचत जैसे 1,000 रुपये होती होगी, तो उसकी बचत 1100 हुई है, 1200 हुई है, 1300 हुई है, तब तो हमें इन संख्या का यूज़ लेना होता। लेकिन जब हमें दे दिया कि प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी बताइए, तब हमें इन संख्या का, तब हमें इन रुपयों का बिल्कुल भी यूज़ नहीं लेना है, हमें केवल इनके अनुपात का यूज़ लेना है। देखिए प्रश्न को हल करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि हमें इस प्रकार के प्रश्न को किस तरह से सोल्व करना है। हमें दिया हुआ है कि जो उस व्यक्ति की आय है वह 13,500 रुपये है। हमने यहाँ लिख लिया उस व्यक्ति की आय 13,500 है। फिर हमें दिया है उस व्यक्ति का जो व्यय है, उस व्यक्ति का जो खर्च है वह 9,000 रुपये है। 13,500 में से जब हम 9,000 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास उस व्यक्ति की बचत आ जाएगी। जब हम 13,500 में से 9,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 4500। अब देखिए हमारे पास बचत, व्यय और आय का क्या अनुपात आ रहा है, हमें अनुपात यहाँ से देखना है। हमें मालूम है कि जो 4500 को यदि 2 से गुना करेंगे तो 9,000 आएगा, और 4500 को 3 से गुना करेंगे तो 13,500 आएगा। कैसे आएगा, यदि हम 45 को 2 से गुना करें तो 90 आता है, और 45 को 3 से गुना करें तो 135 आता है। यानी कि जो बचत और जो हमारा व्यय में अनुपात है, जो हमारा सेविंग और एक्सपेंस में अनुपात आया है,
वह हमारा आ गया है। यदि हम इसे अनुपात में करेंगे 4500, जो हमारी सेविंग है वह 4500 है, जो हमारा एक्सपेंस है वो हमारा है 9000 है। जब हम इनको अनुपात में करेंगे 2 जीरो से यह 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 45 से यह 1 बार गया और 45 से यह 2 बार गया, और जो हमारी आय 13,500 है वह 3 बार चली जाएगी 500 से। इसलिए हमें मालूम चल गया कि जो सेविंग और एक्सपेंस का अनुपात 1:2 है। और जैसा कि मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया कि हमें अनुपात को सरल बनाने के लिए हम अपनी सहूलियत के अनुसार उसे किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं। हम यहाँ पर यदि इसे दोनों तरफ, लेकिन एक इसमें शर्त यही रहती है कि जो हमें संख्या का है उसको दोनों हमें दोनों संख्या को उसी संख्या से गुना करना पड़ता है। हम यहाँ पर अपने इस अनुपात को सरल बनाने के लिए हम दोनों 100 से गुना कर दे, तो हमारे पास जो सेविंग आ गई वह 100 आ गई और एक्सपेंस आ गया हमारा 200 आ गया। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि हमें उनका अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। बस हमें ये अनुपात ज्ञात करना था, जैसे कि हमने पिछले प्रश्न में किया। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है, कंसेप्ट है, वो बिल्कुल सेम हो जाता है। ध्यान रखना, जब भी प्रश्न में प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी पूछी हो तो हम दी हुई आय, व्यय और बचत का अनुपात निकाल लेंगे, जिससे कि जो हमारा प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी है आसानी से निकल जाती है। अब देखिए हमारे पास जो अनुपात सेविंग और एक्सपेंस में अनुपात आ गया 100:200, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं जो अनुपात आया 100:200। जब हम 100 और 200 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 300। अब हमारे पास अनुपात आ गया। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमें दिया हुआ है उसकी आय में 14% व खर्च में 7% वृद्धि होगी, यानी जो 300 से उसमें आय में 14% वृद्धि होगी। अब यह अपने आप निकालना, 300 का 14% 42 के बराबर होता है। तो 300 से जो उसकी आय होगी 342, और 200 में जो उसका व्यय है उसमें 7% की वृद्धि होगी, यानी 200 से जो उसका व्यय है 214 हो गया। और अब हमें यदि उसकी नई आय में से हम यदि उसका जो नया व्यय है हम उसे माइनस कर देंगे तो हमारे पास उसकी बचत आ जाएगी। जब हम 12 में से 4 को हम माइनस करेंगे तो यह आएगा हमारे पास 8 के बराबर, और जब हम 3 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 के बराबर। और यहाँ पर तो हमारे पास संसी ले ली तो कुछ बचा नहीं, यानी जो उस व्यक्ति की ये 3 में से 2 गया तो हमारे पास बचा 1, माफ़ कीजिएगा। तो हमारे पास जो उस व्यक्ति की बचत है वह हमारे पास 100 से 128 हो गई है। उस व्यक्ति की बचत है हमारे पास 100 से 128 हो गया, यानी उस व्यक्ति की बचत में 28 रुपये की वृद्धि हुई है। और जो यह 28 रुपये की जो वृद्धि हुई है वह हुई है 100 के तुलना में। अब हमारे पास फ्रैक्शन आ गई, और फ्रैक्शन को जब भी हमें प्रतिशत में बदलना हो तो हम इसे 100 से गुना कर देते हैं। जब हम इसे 100 से गुना कर देंगे तो यह 100 इस 100 से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास मान आ जाएगा 28%। तो हमारे पास आ गया, यदि उस आदमी की आय 13,500 है, वह उसमें से 9,000 रुपये खर्च करता है, वह उसकी आय यदि 14% और उसका जो खर्च है 7% बढ़ जाता है, तो उसकी जो बचत है उसमें भी 28% की वृद्धि होगी। और यदि हमसे यह पूछ लेता कि उसकी बचत में कितनी वृद्धि हुई है, तो हम यहाँ से क्या करते, हम 4500 का 28% निकाल देते। केवल 4500 का 28% निकाल देते, वह भी हमें ईजी होता। इसको हल करने के बजाय 13,500 का 14%, 9,000 का 7% निकालने के बजाय यदि हम यहाँ इस तरीके से सोल्व करके 4500 का 28% निकालते तो वह हमें इजी रहता। लेकिन हमें प्रश्न में यहाँ पूछा ही नहीं, हमें प्रश्न में केवल बचत में प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी पूछी है। आइए, जैसा कि हमने, ये तो पहला टाइप था आय का, एक और टाइप का हम क्वेश्चन करते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर है। ये एक दूसरा कंसेप्ट है। आय वाले क्वेश्चन में हमें किस तरह से हमें परीक्षा में और पूछे जाते हैं क्वेश्चन इस पर आधारित। किशन अपने वेतन का 30% भोजन पर व्यय करता है और 3% एक मंदिर में दान कर देता है। यदि वह इन दोनों मदों पर 2310 रुपये व्यय करता है तो उस महीने का कुल वेतन ज्ञात करिए। कि एक व्यक्ति है, किशन है, वह अपने वेतन का 30% तो भोजन पर व्यय कर देता है, वह जो 3% है वह मंदिर में दान दे देता है, और इन दोनों मद पर वह 2310 रुपये व्यय करता है। तो हमें ज्ञात करना है कि उसे महीने का कुल कितना वेतन था। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न को हम किस प्रकार से हल करेंगे। हम मान लेते हैं कि उसके जो महीने का वेतन है वह 100 है। हमने मान लिया उसके महीने का वेतन 100 है, जिसमें से वह जो 30 है वह तो भोजन पर खर्च कर देता है, जिसमें से उसने उसका 100 का 30% यानी 30 है उसने भोजन पर खर्च कर दिया। जो 30 रुपये है उसने भोजन पर खर्च कर दिए। वह जो 3% है वह उसने मंदिर में दान दे दिया। 100 का 3% अर्थात जो 3 रुपये है उसने मंदिर में दान दे दिया। यानी जो उसने टोटल खर्च किया है वह किया है 30 + 3 यानी 33 रुपये टोटल खर्च किया है। किशन ने जो टोटल खर्च किया है, किशन ने उसने 33 खर्च किया, लेकिन हमें प्रश्न में दिया हुआ है उसने इन दोनों मदों पर 2310 रुपये खर्च किया है। यानी हमें 33 का मान 2310 रुपये दे रखा है। तो हम यहाँ से एक इकाई का मान निकाल सकते हैं। यदि हम 2310 को 33 से भाग दे दें
तो हम 1 इकाई का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? यदि हम इसे 11 से काटेंगे तो यह 3 बार जाएगा, और इसे 11 से काटेंगे तो यह 210 बार जाएगा, और जब हम 3 का भाग 210 में देंगे तो यह आएगा 70। जब हमने 3 का भाग 210 में दिया तो यह आया 70, यानी हमारे पास 1 इकाई का मान आ गया 70। और हमने माना था कि जो किशन का महीने का वेतन है वह 100 है। 1 इकाई का मान हमारे पास 70 है, और 100 इकाई का मान हमें ज्ञात करने के लिए इसे दोनों तरफ से हम 100 से गुना कर देंगे, जिससे कि हमारे पास मान आ जाएगा 7,000 रुपये। यानी यदि किशन का वेतन 7,000 रुपये होगा तब वह उन दोनों मतों पर, यदि वह 30 वह उस पर 3% खर्च करता है तो वह उसका 2310 रुपये होगा। हमें जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए तो इसी प्रकार से हल करने हैं, इसी कंसेप्ट से हल करने हैं। जैसे इसी कंसेप्ट को और अच्छे से हमें समझने के लिए एक और क्वेश्चन करते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। कैटरीना ने अपनी आय का 50% हिस्सा ब्यूटी पार्लर पर खर्च किया। वह शेष राशि का 50% हिस्सा कपड़ों पर, 25% हिस्सा हवाई यात्रा पर, वह 10% हिस्सा मनोरंजन पर खर्च किया। इसके बावजूद भी उसके पास 90,000 रुपये शेष बचे, तो कैटरीना की कुल आय बताई। तो कैटरीना, इसके जो प्रश्न है इसमें एक टर्म दी हुई है, कैटरीना ने अपनी आय का 50% हिस्सा ब्यूटी पार्लर पर खर्च करके वह शेष राशि का, इस टर्म को हमेशा हमें ध्यान रखना है। आइए इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। जैसा कि हमें दिया हुआ है, कैटरीना ने अपनी आय का 50% हिस्सा ब्यूटी पार्लर पर खर्च किया। अब पता लगा ना कैटरीना इतनी सुंदर कैसे है। 50% हिस्सा भैया ब्यूटी पार्लर पर जाता है उसका खर्च। हम यदि हमारी आय का 50% हिस्सा खर्च करेंगे तो हम भी अक्षय कुमार बन जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। हम मान लेते हैं कि जो कैटरीना की आय थी वह 100 है। कैटरीना की आय 100 है, जिसमें से वह 50% हिस्सा ब्यूटी पार्लर पर खर्च करते हैं। यानी 100 का 50% अर्थात 50 जो रुपए है वह 100 में से ब्यूटी पार्लर पर खर्च कर देती है। हमने यहां पर लिख लेते हैं ब्यूटी पार्लर। और शेष राशि, अब शेष राशि कितनी बची? 100 में से यदि हम 50 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचा 50। अब उसने बोला है शेष राशि का 50% वह कपड़ों पर खर्च करती है। शेष राशि 50 और 50 का 50% अर्थात जो 25 रुपये है वह कैटरीना कपड़ों पर खर्च करती है। वह जो शेष राशि का ही जो 25% है वह हवाई यात्रा पर खर्च करती है। और जब हम 50 का 25% निकालेंगे, देखो 25% कैसे निकालेंगे, हमें ध्यान है 25% की फ्रैक्शन वैल्यू का मान 1/4 होता है। यानी हम 50 को 1/4 से भाग दे देंगे। जब हम 50 को 4 से भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 12 रुपये 50 पैसे की जो कैटरीना है वो अपनी हवाई यात्रा पर 12 रुपये 50 पैसे खर्च करती है। और जो अपना 10% हिस्सा है वह मनोरंजन पर खर्च करती है। जो 50 शेष का 10% हिस्सा, 50 का 10% हिस्सा अर्थात जो 5 रुपये है वह मनोरंजन पर खर्च करती है। तो अब बताओ उसका कितना बचा? इसने 50 में से 25 यहाँ पर खर्च कर दिया, 5 यहाँ पर खर्च कर दिया, 30, और 12 रुपये 50 पैसे हवाई यात्रा पर कर, यानी इसने जो टोटल है वो 42 रुपये 50 पैसे खर्च कर दिए। और हमारे पास जो शेष बचा 50 में से वह बचा 7 रुपये 50 पैसे। जो ये 7 रुपये 50 पैसे है वह उसकी क्या है? सेविंग है। देखो इसे हम दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। या तो हम इसे ये कर लेते कि हमने यहाँ से देख लिया कि उसने यहाँ पे 7 रुपये 50 पैसे सेविंग की। दूसरा तरीका हम ये देख लेते कि कैटरीना ने 50 यहाँ पर खर्च किए, 25 यहाँ पर 75 हुआ, 75 और 5 80, 80 और 12.50 यानी उसने 92 रुपये 50 पैसे, 100 में से 92 रुपये 50 पैसे खर्च कर लिए, जिसके बाद उसके बाद जो सेविंग बची है वह बची 7 रुपये 50 पैसे। लेकिन हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि कैटरीना जो सेविंग है वह 7 रुपये 50 पैसे नहीं बल्कि 90,000 की करती है। यानी 7 रुपये 50 पैसे का जो मान है वह 90,000 के बराबर है। तो यहाँ से 1 इकाई का मान निकालेंगे तो हमारे पास 1 इकाई का मान निकालने के लिए हम इसे 7.5 से भाग दे देंगे। और जब हम इसे 50 से भाग देंगे, जब हम ये एक पॉइंट हटाएंगे तब हमें ऊपर यहाँ से 100 से गुना करना पड़ेगा। 1 0 से हम ये 1 0 काट देते हैं। यह 25 से 4 बार कटा और यह 25 से 3 बार कटा। और यह जब इसे 3 से काटेंगे तो यह कितना आएगा? 3000। यानी जो 1 इकाई का मान है वह आया, जब हमने 3000 को 4 से गुना किया तो आया 12,000। और हमें मान ज्ञात करना है। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है तो कैटरीना की कुल आय कितनी है? हमने माना था कैटरीना की कुल आय जो है 100 है। 1 इकाई का मान हमारे पास 12,000 आया और 100 इकाई का मान ज्ञात करने के लिए हम दोनों तरफ से इसे गुना कर देंगे। 12,000 को जब हम 100 से गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 12 लाख रुपए।
यानी जो कैटरीना की जो आय है वह 12 लाख रुपए है, तो 12 लाख रुपए में से वह केवल बचाती 90,000 ही है। आइए अब आपको यह कंसेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। इस कंसेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर है। एक व्यक्ति अपने वेतन का 12.1/2% दैनिक प्रयोग की वस्तुओं पर व्यय करता है तथा शेष का 30% मकान के किराए पर। इस प्रकार उसके पास 2940 रुपये शेष रह जाते हैं, तो बताइए उसका वेतन कितना होगा। देखिए अभी तक जैसे भी आपने ये 2 क्वेश्चन किए उसमें पूर्णांक आया था, लेकिन इसमें हमारे पास जो उसने संख्या दी है 12.1/2% दी है। तो मैंने आपको बताया था जब हमें ये इस प्रकार की संख्या आ जाए तो हम वेतन को क्या मानेंगे, मैं आपको बताऊंगा। देखिए आप बोलोगे सर आप हमेशा बोल देते हो कि जब एक इस प्रकार की संख्या आती है 12.1/2 पूर्णांक नहीं आता है तो हमें 100 नहीं मानना है, क्यों नहीं मानना है। देखो जैसे हमारे पास यहाँ पर आया था जब सारे पूर्णांक आए थे 50%, 50%, 25%। जब देखो आप 50% को यदि आप लिखोगे तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं ना 50/100। 25% को हम 25/100 लिख सकते हैं ना। 10% को हम 10/100 लिख सकते हैं इस प्रकार। तो जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो हमारा 100 के बराबर ही आएगा। इसलिए हम यहाँ पर जब भी पूर्णांक आता है हम उसके जो वेतन होता है उसे हम 100 ही मान लेते हैं। कोई भी जब हमें अन्य संख्या मान लेते हैं हम उसे 100 ही मान लेते हैं। लेकिन जब हमारे पास हम इन्हें सोल्व करेंगे, जब हमारे पास पूर्णांक नहीं आएगा, जैसे 12.1/2% आ जाएगा, तो जब हम इसे 100 से सोल्व करेंगे तो हमारे पास थोड़ा सा कठिन हो जाता है। हाँ सोल्व होगा क्वेश्चन लेकिन थोड़ा सा कठिन हो जाता है। इसलिए अब मैं बताता हूँ आपको, जब हमारे पास इस तरह की प्रतिशत आ जाए तो हमें उसका वेतन को क्या मानेंगे। हमें पहला दिया है 12.1/2% और 12.1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू का मान होता है 1/8। दूसरा हमें दिया 30%, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू का मान होता है 3/10। अब हमने 3/10 और 1/8 जो फ्रैक्शन है उसके हर में जो संख्या आई है उसका हमने एलसीएम ले लेना जो कि आता है 40 के बराबर। तो हमने अब जो वेतन मानना है वह इन दोनों फ्रैक्शन के जो हर है उनका लघुत्तम या उसका गुणज मानना है। हम यहाँ पर 40 भी मान सकते हैं, 400 भी मान सकते हैं। 40 के पहाड़े में जो भी आता है हम उसको किसी को भी हम उसका वेतन मान सकते हैं। जैसा हम यहाँ पर 40 ही मान के चलते हैं तो हमें मालूम है, हमने मान लिया कि जो वह एक व्यक्ति है उसका वेतन 40 है। 40 है, वह 40 में से 12.1/2% है वह अपनी दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर खर्च कर देता है। तो उसकी दैनिक उपयोग की वस्तुएं उस पर खर्च कर देता है। 40 का हमें 12.5% और 40 का जो 12.5 हमें पता है 40 के 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू का मान होता है 1/8। जब हम इसे काटेंगे तो यहाँ आएगा 5 रुपये। यानी वह 40 में से जो 5 है वह अपनी जो दैनिक उपयोग की वस्तुएं उस पर खर्च कर देता है। वह उसने बाद में एक टर्म यूज किया शेष का, यानी 40 में से 5 घटाया तो हमारे पास शेष बचा 35 और 35 का जो 30% है वह मकान के किराए पर खर्च कर देता है। हम यहाँ पर सीधा लिख लेना है, हमें 35 का 30% तो उसने खर्च कर दिया मकान किराए पर। हम सोल्व नहीं कर रहे हैं इसको। तो हमारे पास उसकी जो सेविंग कितनी बची 35 का 70%। यानी वह जो अपनी सेविंग कर रहा है वह कर रहा है 35 का 70%। 35 में से 30% मकान पर खर्च कर दिया और 35 का जो 70% होगी उसकी सेविंग होगी। उसने हमें बोला है इस प्रकार उसके पास 2940 रुपये शेष बच जाते हैं। लेकिन हमारे पास आ रहा है उसके पास जो 35 का 70% शेष बचता है। तो हमारे पास हमें वैल्यू दे दी 35 के जो 70% है, 70% की हम फ्रैक्शन वैल्यू में 7/10 भी लिख सकते हैं। इसका मान हमें दे दिया 2940 रुपये। हम यहाँ से एक इकाई का मान ज्ञात कर लेते हैं। एक इकाई का मान आएगा 2940 गुना 10 बटे 35 गुना 7। वह जब हम 2940 को 7 से काटेंगे तो हमारे पास आएगा 7 चौक 28, 14 को 2 बार कटेगा 20, 35 420 से 12 बार जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि 35 को जब 10 बार गुना करेंगे तो 350 आएगा और 35 को जब 2 से गुना करते हैं 70 आता है। यानी 350 में जब हम 70 जोड़ेंगे 420 आता है, तो यह हुआ 12। तो हमारे पास जो एक इकाई का मान आ गया 120। और हमें पूछा है उस व्यक्ति का वेतन क्या था। हमने माना था उस व्यक्ति का वेतन 40 है। एक इकाई का मान हमारे पास 120 आया, तो 40 इकाई का मान ज्ञात करने के लिए हम 120 को 40 से गुना कर देते हैं, जिससे इसका मान आ जाएगा 48 रुपये। यानी उस व्यक्ति का वेतन 48 रुपये है। तो यदि 48 रुपये वेतन है और वह उसमें से यदि 12 से 1/2% दैनिक उपयोग की वस्तु व्यय कर देता है, वह 30% अपने मकान के किराए पर व्यय कर देता है, तो उसके पास जो शेष राशि बचेगी 2940 बचेगी। तो आज की क्लास का हम इधर ही एंड करते हैं।
और मैं उम्मीद करता हूं कि आज मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।